गुड मॉर्निंग ऑल। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आज स्टार्ट करेंगे और हम पूरा रिवीजन 45-50 मिनट्स में डन करेंगे पूरे चैप्टर का। पूरे चैप्टर का एक बार रिकैप मिल जाए तो बोर्ड से पहले मैं कहूँगी बड़ी वैल्यूएबल वीडियो है और इसको आप कहीं ना कहीं सेव करके रखिए कि एक बार सारे कॉन्सेप्ट आपके मेमोराइज हो जाएंगे, याद आ जाएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट मैंने बताया था। यहाँ मैं बहुत सारी चीजें आपको मार्क भी कराऊंगी जो बोर्ड में प्रोबेबिलिटी रहती है कि रेकरेंट है। 7 नंबर का पेपर इस चैप्टर से आ रहा है तो 7 से 8 मैं कहती हूँ, 7 कह रही हूँ, 8 का भी आ सकता है, कभी कभी 9 का भी आ जाता है और हो सकता है सिर्फ 6 नंबर का पेपर सेट हो। तो इस बार इस चैप्टर से बहुत सारा पेपर आया है जो इस बार का सैम्पल पेपर है, तो कर लेते हैं। मेरे ख्याल से 7 से ज्यादा का आया है। मैंने एक एनालिसिस शेयर किया हुआ, उसमें मैंने सारी डिटेल बताई है कि इस चैप्टर से कितना आया। बट इतना बोलना चाहूंगी कि बोर्ड क्या करता है, अपने सैम्पल पेपर में बता देता है कि 8-9 नंबर का ये चैप्टर आएगा, बट कभी कभी थोड़ा उसमें चेंजेस भी कर सकता है क्योंकि पूरी पार्टनरशिप आपकी 36 मार्क्स की है, तो इधर उधर कर सकता है। हाँ जी, मैं अभी जो शेयर कर रही हूँ वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की पीडीएफ है। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके आप पूरा साथ के साथ कर भी सकते हैं। तो चलिए जी, सबसे पहली चीज है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आपके सामने आ रही है कि फर्म कब डिसॉल्व होती है बेसिकली आपकी, वो आपको समझना है क्योंकि उसका थ्योरी का भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए जी, फर्म पार्टनर दो चीजें होती हैं, एक तो होता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसके बीच का डिफरेंस भी एग्जाम में आता है। पार्टनरशिप कब डिसॉल्व हो रही है, तो एज स्टेटेड अर्लियर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चेंजेस द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स बट द फर्म में कंटिन्यू इट्स बिजनेस एज बिफोर। द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में टेक प्लेस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तब भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है। आपकी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो सकता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं हो सकता। अगर कोई एडमिशन हो रहा है तो ऑब्वियसली वो पार्टनरशिप डिसॉल्व होके न्यू एग्रीमेंट बनेगा, या कोई रिटायरमेंट हो रहा है बिल्कुल न्यू एग्रीमेंट बनेगा, पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, फॉर्म नहीं। डेथ के केस में, इंसॉल्वेंसी के केस में, या आपने कोई वेंचर आपने डिसाइड किया था कि 6 महीने 8 महीने एक साथ काम करना है, वो कंप्लीट हो जाता है, या पार्टनरशिप की कोई टर्म थी, तो वो ये आपके 1 मार्कर क्वेश्चन में या आपके 3 मार्कर क्वेश्चन में थ्योरी का पार्ट आ जाता है, यहां से थ्योरी कवर होती है। अच्छा, अब आते हैं हम, थोड़ी सी थ्योरी बतानी है मुझे, बस इसमें से जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वही बताऊंगी और बस पॉइंट एक बार 5 मिनट्स में आपको रिकैप दे रही हूँ। अब आ रहा है आपका डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म कैसे डिसॉल्व होती है? डिसोल्यूशन बाय एन एग्रीमेंट, आपका एग्रीमेंट हो गया है तो आपकी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। कंपलसरी डिसोल्यूशन, क्योंकि आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, उसमें एक टाइमलाइन थी वो कंप्लीट हो चुकी है या आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, तो ऑब्वियसली कंपलसरीली फर्म आपकी डिसॉल्व होगी। या फिर आप कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपकी डिसॉल्व होगी। ऑन द हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन कंटीजेंसी, कंटीजेंसी में क्या आ जाता है, फिक्स टर्म आ जाती है, या आप क्या कहते हैं किसी की डेथ हो जाती है, या कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है। इफ कंसिडर्ड टू कैरी आउट वन और मोर वेंचर बाय द कंप्लीशन देयर, वो सब कंप्लीट हो जाता है तो आपकी फर्म डिसॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट चीज, डिसोल्यूशन बाय नोटिस इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, द फर्म में डिसॉल्व इफ एनी ऑफ द पार्टनर गिव नोटिस इन राइटिंग टू द अदर पार्टनर्स। कोई भी एक पार्टनर अगर रिटर्न में दे देता है कि भैया मैं आगे काम नहीं करूंगा, तो तब भी फर्म डिसॉल्व हो सकती है। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, अगर कोर्ट भी डिसाइड करता है, कोर्ट कब डिसाइड करता है, अगर कोई बंदा इनसेन हो रहा है मेंटल हेल्थ की वजह से, कुछ भी रीजन हो सकता है, या व्हेन द पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ डूइंग हिज ड्यूटीज, नहीं कर पा रहा है, तब कोर्ट डिसाइड कर सकती है। या कोई गलत काम कर रहा है, मिसकंडक्ट कर रहा है तो कर सकते हैं। या पार्टनरशिप का एग्रीमेंट फॉलो नहीं हो रहा है, या व्हेन अ पार्टनर हैज ट्रांसफर द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू द थर्ड पार्टी, किसी और को अपना सारा का सारा जो इंटरेस्ट है शेयर कर दिया है। या फिर व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट कैरिड और एक्सेप्ट एट अ लॉस, फर्म लॉस में ही चल रही है। या व्हेन ऑन एनी ग्राउंड द कोर्ट रिगार्ड डिसोल्यूशन टू बी जस्ट एंड इक्विटेबल, अब लगता है कि फर्म का डिसॉल्व करना ही बेटर है फॉर फ्यूचर, कुछ भी कारण हो सकता है, फर्म डिसॉल्व हो सकती है। अब आपका ना ये बहुत कहूंगी बोर्ड का ना प्यारा सा क्वेश्चन है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया वही है, डिफरेंस आता है, ज्यादातर डिफरेंस आता है और ये आ ही जाता है। ये 1 मार्कर में आप बच्चे कहेंगे इतना बड़ा लिखना है, 1 मार्कर नहीं, पता क्या करते हैं वो लोग, और यहाँ पे ना बेसिक ऑफ टर्म, वो कहेंगे हमने एनसीईआरटी में दे रखा है, ये किसी भी टर्म के बेस पे आपसे 1 मार्कर मांग सकते हैं कि ये वाला पॉइंट आपको दे देंगे और इसमें क्या जस्टिफिकेशन होना चाहिए वो आपको बताना है। तो अगर आप इसे रीड भी करेंगे, अभी तक तो आप पार्टनरशिप कर चुके हैं, देखिए द बिजनेस इज नॉट टर्मिनेटेड, the business of the firm is closed,
डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस बंद नहीं होता है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बिजनेस बंद हो जाता है आपका। पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई है, वो दोबारा से रिक्रिएट हो जाएगी, कोई एक चला गया या कोई एक आ गया या कोई भी एक कारण की वजह से। अच्छा, अगर आपकी फर्म डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रही है तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड एंड न्यू बैलेंस शीट इज ड्रॉन। लेकिन अगर आपकी फर्म ही डिसॉल्व हो रही है तो सारी एसेट्स सेल होंगी, लायबिलिटीज पे ऑफ होंगी। कोर्ट डज नॉट इंटरवेन बिकॉज पार्टनरशिप इज डिसॉल्व बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। अगर आप सिर्फ पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर रहे हैं, फर्म डिसॉल्व नहीं हो रही, कोर्ट की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म समटाइम देयर इज अ नीड ऑफ कोर्ट इंटरवेंशन, क्योंकि कभी कभी कुछ लीगल मैटर्स हो जाते हैं। इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स कंटिन्यूड थ्रू अ चेंज्ड फॉर्म। अब आगे जो रिलेशनशिप बनेगा वो एक फॉर्म पे डिसाइड हो जाएगा और वो एक तरीके का एग्रीमेंट बन जाएगा। इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स कम टू एन एंड। भैया फॉर्म डिसॉल्व हो गई है तो भैया अब कुछ भी बचा नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया आपस में। क्लोजर ऑफ बुक्स इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट रिक्वायर बिकॉज द बिजनेस इज नॉट टर्मिनेटेड। बिजनेस बंद नहीं हुआ है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई है, फर्म डिसॉल्व नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे तो सारे अकाउंट्स क्लोज ही करने पड़ेंगे। तो आप जो अकाउंटेबिलिटी यहाँ सीखेंगे वो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की सीखेंगे। ठीक है, आइए। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमने अपने एसेट्स का सेटलमेंट करना है। कैसे करना है, थ्योरी नहीं पढ़ा रही हूँ, अब जा रही हूँ सीधा न्यूमेरिकल बेस पे। एसेट्स का सेटलमेंट होगा, उसके बाद आपकी लायबिलिटीज का पे ऑफ होगा। आपको ये एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, जिसे मैं बोलती हूँ कि एक तरीके का पूल है। पूल क्यों बोलती हूँ इसको, यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपकी जितनी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है ना, सारी इस पूल में ट्रांसफर हो जाती हैं। ठीक, जब इस पूल में आपकी ट्रांसफर हो गई, बस ये पूल अब एक रियलाइजेशन नाम का बन गया। किसी को पे ऑफ करोगे तो इसी पूल से करोगे, किसी से पैसा लोगे तो इसी से करोगे। सारी एसेट्स आप बेचेंगे, सारी लायबिलिटीज आप पे ऑफ करेंगे। हो सकता है कुछ एसेट्स आप मार्केट में बेचें और कुछ एसेट्स आपके पार्टनर ले जाए, हो सकता है कुछ एसेट्स आपके क्रेडिटर ले जाए। तो इन सब का ट्रीटमेंट, कोई क्रेडिटर ले गया, कोई थर्ड पार्टी ले गई, कोई पार्टनर ले गया, किसी को आपने कैश में पे ऑफ कर दिया, तो ये सारी चीजों का जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ सीखना है आपको। इसी तरीके से लायबिलिटीज कैसे डिस्चार्ज करिए, लायबिलिटीज को या तो पे ऑफ करोगे या किसी लायबिलिटी की जिम्मेवारी कोई पार्टनर ले लेगा, या फिर आपकी कोई लायबिलिटी ऐसी है जिसको आप देके अपनी लायबिलिटी को रिड्यूस कर लेते हो, सॉरी कोई पार्टनर आपकी लायबिलिटी को एक्वायर कर लेता है। तो ये सारे काम यहाँ करने हैं। तो इससे पहले ना मैं यहाँ पर आपको ये अकाउंट भी सिखाती हूँ। वैसे तो बेस तो मैंने बनाया हुआ है, मैं ऊपर आई बटन में शेयर कर रही हूँ कैसे रिलेशन बनाना है, बट फिर भी थोड़ा सा आगे जनरल एंट्री दी हुई है, पहले मैं वो ले लेती हूँ। सीधा पहले एक क्वेश्चन दे दिया, उसके बाद इन्होंने जनरल एंट्री दी हुई है। कोई बात नहीं, हम सीधा पहले जनरल एंट्रीज पे जा रहे हैं। ठीक है, इन्होंने पहले क्वेश्चन नंबर 1 देके फिर जनरल एंट्री दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से मुझे सिखाना है आपको। पहला काम क्या होता है, आप सारी एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे कहाँ, रियलाइजेशन पूल में। तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, एसेट्स का आपका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। यहाँ एसेट्स को आपने क्रेडिट किया, जैसे ही आपने सारी एसेट्स क्रेडिट करी तो एसेट्स का अकाउंट आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में खत्म हो गया। अब एसेट के नाम से कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी। ध्यान रखना, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक यहाँ ट्रांसफर नहीं होगा, उसका एक सेपरेट अकाउंट बनेगा। ठीक, क्वेश्चन के साथ ले लूंगी। इसके बाद आप जब एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, रियलाइजेशन डेबिट होगा, और अब जब आप लायबिलिटी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। ये 2 एंट्री सबसे पहले होती है। अब ये करने के बाद अब आपकी एसेट्स अगर बिकती हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देखो पैसा किस पूल में आएगा, पूल है ना रियलाइजेशन। इफ यू आर सेलिंग आउट एनी एसेट, पैसा आपके पास आ रहा है, फॉर्म में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर आपकी एसेट कोई पार्टनर ले लेता है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये एंट्री तो बच्चों को समझ नहीं आती, 2 एंट्रीज को समझना है। अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और अगर कोई पार्टनर ले लेता है तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक ही में सिखा देती हूँ मैं, ठीक है। वैसे ये 2 एंट्री अलग अलग बनती है, एक ही में इसलिए बता दिया कि याद रहे। ठीक है, इसी तरीके से आइए अब लायबिलिटीज के ऊपर। लायबिलिटीज को आपको पे ऑफ करना है, रियलाइजेशन टू बैंक। ठीक है, अगर आपकी लायबिलिटी कोई पार्टनर एक्वायर कर लेता है कि भैया हम पे कर देंगे, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यहाँ करेंगे क्रेडिट। ये 4 एंट्री तो मेजर है जो आपको समझनी है। ठीक है, ये समझने के बाद आइए आगे क्या कह रहे हैं कि अगर फॉर सेटलमेंट विद द क्रेडिटर थ्रू ट्रांसफर ऑफ एसेट, व्हेन द क्रेडिटर एक्सेप्ट एन एसेट इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, नो जनरल एंट्री नीड टू बी रिकॉर्डेड। हाँ, ये मुझे आपको समझाना है कि अगर आपकी किसी एसेट को कोई क्रेडिटर
ले लेता है, तो आपको देयर इज नो नीड टू पास द जर्नल एंट्री। लेकिन अगर कोई वैल्यू एक्सेस या लेस है, उस पर डिपेंड करता है कि कैसे है, उस पर हमें देखना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, ये वाली एंट्री गलत होती है। व्हेन एनी ऑफ द लायबिलिटी, क्रेडिटर हो, बिल्स पेबल हो, थर्ड पार्टी लोन हो, इसका सेटलमेंट अगर आपकी किसी एसेट से हो जाता है तो देयर इज नो नीड टू पास एनी एंट्री इन दैट केस। थर्ड पार्टी लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, कोई आउटस्टैंडिंग्स हैं, या आपका कोई थर्ड पार्टी लोन है। वो थर्ड पार्टी लोन में पार्टनर की वाइफ भी हो सकती है। पार्टनर लोन सेकंड पार्टी लोन होता है। थर्ड पार्टी यानी जो पार्टनर नहीं है उसके अलावा कोई और पार्टी है। ठीक है, तो अगर अब जैसे यहां पर नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है, डिस्कस कर लेते हैं। ए क्रेडिटर टू होम 10,000 was due accepts office equipment worth rupees 8,000 and is paid 2,000 in cash। देखो जी, एक क्रेडिटर था, 10,000 रुपए की लायबिलिटी थी, उसको हमने 8,000 रुपए का ऑफिस इक्विपमेंट दे दिया। देयर इज नो नीड टू पास एनी एंट्री कि आपकी एक थर्ड पार्टी लायबिलिटी का सेटलमेंट आपकी एक एसेट से हो गया, उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन आपकी लायबिलिटी 10 की थी, 2,000 आपने कैश में पे किया है, उसकी एंट्री आप दिखाएंगे, रियलाइजेशन टू बैंक 2,000। ठीक है, ये आपके अलग से जर्नल एंट्री में भी आ जाता है। इसके अलावा हाउएवर क्रेडिटर एक्सेप्ट एन एसेट हुज वैल्यू इज मोर देन द ड्यू अमाउंट इफ ही शी पे द फर्म द डिफरेंस विच, अब वो आगे मैं अभी आपको बताऊंगी। हो सकता है क्रेडिटर वापस करे, वैसे वापस वाला कुछ केस आता नहीं है। चलिए आगे देखिए। अब ये ना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी गलत होते हैं, बहुत गलत करते हैं बच्चे। लेकिन ये सिर्फ इन 4 एंट्री समझ नहीं आएगा, ये क्वेश्चन भी कराऊंगे साथ में, तब समझ में आएगा। आज ही कराऊंगी, डोंट वरी, इसी वीडियो में ही कराऊंगी। व्हेन एक्सपेंसेस आर इंकर्ड एंड पेड बाय द फर्म, खर्चा फर्म ने किया और फर्म ने ही पे कर दिया, नॉर्मल सी एंट्री है, रियलाइजेशन टू बैंक। इसके बाद व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, पे तो करना था फर्म ने, लेकिन वहां पर पार्टनर ने पे कर दिया, तो कोई बात नहीं, फर्म किसको दे देगी, पार्टनर को पे ऑफ कर देगी। तो जब फर्म पार्टनर को पे ऑफ कर रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे द एक्सपेंसेस जो पार्टनर ने बियर कर लिए लेकिन उसकी लायबिलिटी नहीं थी, दैट विल बी पेड बाय द फर्म टू द पार्टनर। ये एंट्री होगी, बहुत आती है, इंपॉर्टेंट एंट्री है। अच्छा, इफ पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज मेड बाय द फर्म, एक बार सी पॉइंट, व्हेन द पार्टनर हैज एग्रीड टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, सी पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, यहां लिख भी देती हूँ। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि लायबिलिटी तो बेटा फर्म की थी नहीं, लायबिलिटी थी कि एक्सपेंसेस पार्टनर को बियर करने, ऐसा एग्रीमेंट हुआ था, बट दैट एक्सपेंसेस हैज बीन पेड बाय द पार्टनर, सॉरी दैट एक्सपेंस पेड बाय द फर्म। दोबारा सुनो, फर्म ने पे कर दिए लेकिन फर्म की लायबिलिटी नहीं थी, तो फर्म क्या करेगी, उस पार्टनर से चार्ज तो करेगी ना। तेरे को बोल रखा था तू भर देगा खर्चा और तूने हमसे चार्ज करा लिया, चलो जी कर दिया ना, तू दे के जा बेटा हमें। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, हम अपने, क्योंकि उस पार्टनर का अकाउंट हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसके अकाउंट से डेबिट कर लिया, ले लिया वैसा। सॉरी, if the partner himself pay the realization expenses no entry is required। पार्टनर खुद अगर कुछ पे कर देता है, उसकी एंट्री, उसने पे कर दिया और उसी की लायबिलिटी थी, तब कोई एंट्री नहीं करनी है। लायबिलिटी उसकी थी, उसको बात हो गई थी, हो सकता है कोई रेम्युनरेशन का पेमेंट ही बात हो तो वो हम करेंगे अगर रेम्युनरेशन आता है तो। आ गया रेम्युनरेशन भी, फॉर एग्रीड रेम्युनरेशन टू सच पार्टनर हु एग्रीज टू अंडरटेक द रेजोल्यूशन फॉर। भैया ये डिसाइड हुआ था कि भैया एक पार्टनर था, उसको बोल दिया था कि भैया तूने देखना है 10,000 रुपये तुझे फर्म दे देगी, जो फर्म देगी फॉर एज अ रेम्युनरेशन, अब एक्सपेंसेस कितने भी हों तू देख, हम तुझे दे रहे हैं। तो इस केस में रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, फर्म ने एक पार्टनर को रेम्युनरेशन दे दिया, कुछ भी पेमेंट होगी थ्रू रियलाइजेशन होगी। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो, फॉर रियलाइजेशन ऑफ एनी अनरिकॉर्डेड एसेट इंक्लूडिंग गुडविल इफ एनी। हाँ देखिए जी, ऐसा हो सकता है कि जब हम फर्म को डिसॉल्व कर रहे उस टाइम पे पता ही नहीं था हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, एक कंप्यूटर था वो लिखा ही नहीं हुआ था, पता चला ये अनरिकॉर्डेड एसेट थी जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन ये अब बिकी है क्योंकि हमने बुक्स में तो नहीं दिखाई थी, बट हमें पता चला, हमारे ऑफिस में पड़ी हुई थी, अब हमने उसे बेचा। बेच रहे हो ना, अनरिकॉर्डेड एसेट है, डजंट मैटर कहाँ पैसा जाएगा, पूल में जाएगा। पूल कौन सा है, रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, सारी एंट्रीज डिस्कस करी, जनरल एंट्रीज में गलत ज्यादा होती हैं। अच्छा, अब डिसोल्यूशन टाइम पता चला भैया एक और क्रेडिटर खड़ा हो गया, भैया इसको पेमेंट करनी है, बुक्स में दिखा नहीं रखे थे, चलो जी पे तो करना ही पड़ेगा, तो रियलाइजेशन टू बैंक हम उसको भी पे करेंगे। इसके बाद फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन, देखिए जी हमने रियलाइजेशन का एक पूल बनाया, हमने कुछ एंट्रीज की, कुछ डेबिट में आएगा,
कुछ क्रेडिट में आएगा। ठीक है, क्रेडिट में करने के बाद जैसे रिवैल्यूएशन में करते थे प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, प्रॉफिट आएगा तो डेबिट में दिखाएंगे, लॉस आएगा तो क्रेडिट में दिखाएंगे। किसको दिया जाएगा? सारे ही ओल्ड है, सारे पार्टनर्स को ओपीएसआर में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आपको प्रॉफिट होता है तो एंट्री बनती है रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इंडिविजुअली नाम बताएंगे इन पीएसआर। ठीक है, और अगर आपको लॉस होता है तो पार्टनर से चार्ज करेंगे रियलाइजेशन टू, सॉरी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, अब एक चीज और डिस्कस करनी है जो मेजरली होती है। कभी कभी क्या होता है, जो बिजनेस में पार्टनर होते हैं वो फर्म से लोन लेते भी हैं और देते भी हैं, दोनों केस में। पार्टनर का लोन कभी भी पूल में ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि दैट इज सेकंड पार्टी लोन, दैट इज नॉट अ थर्ड पार्टी लोन। ठीक है, पार्टनर के लोन का एक आप अपना इंडिविजुअल अकाउंट बनाएंगे, अलग लेजर बनता है और उसी लेजर से पे ऑफ होता है। पार्टनर अगर, अब इसमें भी दो चीजें करते हैं डिस्कस। अगर पार्टनर ने लोन ले रखा है तो वो पे करके जाएगा फॉर सेटलमेंट ऑफ द लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर, यानी फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है तो पैसा दे के जाएगा, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू द पार्टनर। ठीक है, जो दूसरे की बात कर रही हूँ वो नीचे आ रहे हैं। फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ जी, जनरल रिजर्व हो, P&L हो, ओल्ड गुडविल हो, आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो, वर्कमैन कंपल्सन रिजर्व हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, ये सारे के सारे जो हमने पीएसआर में सीखे थे, एडमिशन में सीखे थे, रिटायरमेंट में सीखे थे, सेम ट्रीटमेंट देने हैं। ठीक है, आइए। फॉर ट्रांसफर ऑफ फिक्टिशियस एसेट इफ एनी टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हाँ, अगर आपकी कोई फिक्टिशियस एसेट है, आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है या आपका कोई गुडविल है तो वो राइट ऑफ होती है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट, जो भी है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है तो आपने वैसे ही करना है। अच्छा, अब अगर कोई पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को तो फर्म उसे पे करेगी, तो पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी, डोंट वरी। If the partner capital account shows a debit balance after posting of rebound entries, देखो जी, अब हमने क्या करा, सारी एंट्रीज कर दी, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया, पता चला भैया फॉर्म तो लॉस में चल रही है, पार्टनर को दे के जाना है, तो भाई साहब अगर वो दे के जाएगा ना तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि पैसा ज्यादा है, बच के आगे हमारा डेबिट का बैलेंस कम है और क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है, तो फर्म पे करेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। करके दिखाती हूँ क्वेश्चन के साथ, एंट्रीज तो ये है आपकी। चलिए जी, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, इसमें जनरल एंट्री नहीं आ रही, इसमें डायरेक्ट लेजर अकाउंट आ रहे हैं। अच्छा, पहले इन्होंने क्या किया, एक्सप्लेनेशन से पहले एक क्वेश्चन दे दिया, वहां जनरल एंट्रीज थी। एक मिनट, 3-4 क्वेश्चन तो कवर करूंगी जिससे थोड़ा सा जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनको डिसोल्यूशन का कुछ तो आए। आ जाओ, ये पहला क्वेश्चन था लेकिन एक्सप्लेनेशन बाद में थी, आप पीडीएफ में देख सकते हैं, पीडीएफ शेयर कर रही हुई है मैंने। आइए जी, आपके सामने एक क्वेश्चन है कि सुप्रिया मोनिका आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, आप जब एग्जाम में भी करें, जैसे रेशो आया तो सर्कल लगा लेगा, एक बार देखना रह जाता है और दिखता नहीं है, जल्दी जल्दी में हम इक्वल कर देते हैं, यार रेशो है नहीं, ऊपर वाली लाइन में दे रखा है। ठीक है, अब देखिए, सुप्रिया कैपिटल, मोनिका कैपिटल, क्रेडिटर्स हैं, जनरल रिजर्व है, कैश इन हैंड, स्टॉक, डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, फिक्स एसेट। अब आपको ध्यान रखना है, कलर चेंज करूंगी आपको समझाने के लिए। देखो जी, इसने तो सारे गए कर दिया। अब अगर हम एक और में करना चाहें तो बीच में हम कलर चेंज नहीं कर सकते, इसका मतलब नहीं कर रहा भाई, एक ही कलर चलाएगा। चलिए कोई बात नहीं, हो तो सकता होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, बट ठीक है, फाइल शायद बंद करनी पड़ेगी। आइए, डेटर्स रियलाइज्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, स्टॉक की वैल्यू ये लगी है, फिक्स एसेट इतने में आया है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इतने आए हैं। ठीक है, आइए, अब आपने करना क्या है बेटा, आप क्या क्या चीज ट्रांसफर करोगे। ठीक, ट्रांसफर तो क्या करोगे, कैश इन हैंड ट्रांसफर नहीं होगा, उसका अपना इंडिविजुअल अकाउंट बनता है, स्टॉक ट्रांसफर होगा, ठीक, डेटर्स ट्रांसफर होंगे ओरिजिनल वैल्यू के साथ, फिक्स्ड एसेट्स ट्रांसफर होंगे। इसी तरीके से आपके जनरल रिजर्व भी क्रेडिट होंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली, और सन्ड्री क्रेडिटर्स भी। आओ करते हैं पहले हम ट्रांसफर की एंट्री। देखिए, पहले उठाइए एग्जैक्ट वैल्यू, एसेट्स हैं आपकी, स्टॉक है, डेटर्स है और फिक्स्ड एसेट्स हैं।
ठीक है, ये तीन थी, तीनों के तीनों अपनी बुक वैल्यू से, बुक वैल्यू जो आपको बैलेंस शीट में गिवन है, रियलाइजेशन डेबिट करा, पहली एंट्री मैंने आपको सबसे पहले यही बताई थी। उसके बाद आपकी लायबिलिटी में सिर्फ एक क्रेडिटर था और एक प्रोविजन जो होता है वो आपको माइनस करके दिया हुआ होता है और कभी कभी लायबिलिटी में दिया होता है, तो जहां से भी दिया हुआ है आपको वहां से उठाना है प्रोविजन एज लायबिलिटी। ठीक है, इस लायबिलिटी को हमने किया ट्रांसफर, इतनी बात क्लियर होती है। ये दो एंट्री को ट्रांसफर किए। इसके बाद ये क्या कह रहे हैं, डेटर्स रियलाइज एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। डेटर्स आपके थे 21,500 के, ध्यान से देखिए 21,500, इसमें से आप 5% कीजिए लेस। ठीक है, कर भी लेते हैं 21,500 का 5% निकालते हैं तो 1075 आता है। ठीक है, ये हम माइनस करते हैं 21,500 में से तो 20425 वैल्यू आती है। ठीक है, हमें डेटर से ये पैसा मिल रहा है, स्टॉक से हमें 7,000 रुपए मिल रहे हैं, फिक्स एसेट से हमें 42,000 रुपीज मिल रहे हैं। ये कह रहे हैं ये तीन पैसा हमें मिल रहे हैं, 42,000, 7,000, 20,425। देखो जी, ये जो मैंने वैल्यू बताई है ना, टोटल करके देख लो, इन तीन चारों का सम, तीन का सॉरी, ये तीन का, इन तीनों का आप जब सम करेंगे ना बेटा तो ये वैल्यू आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन। डिस्ट्रीब्यूशन टाइम में जब फर्म बंद हुई तो ये पैसा आपको रियलाइज हो रहा है, ये पैसा आपको मिल रहा है। इसके बाद आप लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो लायबिलिटी में आपने क्या क्या डिस्चार्ज किया, देखो क्वेश्चन। लायबिलिटी में आपने एक तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे हुए और एक क्रेडिटर्स का सारा पेमेंट हुआ है। क्रेडिटर्स कितने के थे आपके, 48,000 के और 1,500 के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो आपने टोटल पेमेंट करी क्रेडिटर प्लस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन टू बैंक 49,500। अब आपने क्या करना है, आप देखिए ये एंट्री बच्चे भूल जाते हैं कि आपने रियलाइजेशन अकाउंट का थोड़ा सा टी शेप अकाउंट बनाना है। आप जो डेबिट कर रहे हो और जो क्रेडिट कर रहे हो बेसिक लेजर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंट्री को टी शेप अकाउंट में दिखा के चेक करना है कि फर्म प्रॉफिट में है या लॉस में है, क्योंकि इतना तो निकालना आता ही होगा। अब उसको समझाने की तो मुझे लगता नहीं मुझे जरूरत है। तो आप फिर रियलाइजेशन का इसमें प्रॉफिट आ रहा है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दो ही पार्टनर थे। इसके बाद क्वेश्चन के अंदर जनरल रिजर्व था, बिल्कुल ओल्ड पार्टनर्स में ओपीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर लास्ट में आपको कैपिटल अकाउंट, देखो चलो रियलाइजेशन बनाया हुआ, बहुत बढ़िया बात है। मुझे कैपिटल की जो लास्ट वाली एंट्री थी ना ये भी बतानी थी, ये एंट्री कैपिटल के बिना नहीं की जा सकती, और एक ये एंट्री बच्चा मिस करता है, ये ध्यान रखना, भूल ही जाता है इसको करना अगर जनरल एंट्री मांगी, करानी सिखा रहे हो। देखो हमने क्या किया, सारी एसेट्स को किया ट्रांसफर, लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया। इसके बाद हमने क्रेडिटर्स की और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट करी है। इसके अलावा हमारा बाय बैंक, ये तीन चीजों से रियलाइज्ड हुआ पैसा बिल्कुल दिखा दिया। आप ये कर सकते हैं, बाय बैंक सीधा कर दीजिए, दैट्स इट, बाय बैंक सीधा कर दीजिए। देखिए जी एनसीईआरटी भी 2 बाय नहीं लिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखिए, अब नहीं एनसीईआरटी में ना 2 आया ना बाय आया, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। और मैं कहूंगी, मैं तो शायद 17-18 में चेकिंग में लास्ट गई थी, काफी साल चेकिंग करी, अब तो कोचिंग पे ही वक्त चल रहा है, तब भी हम नंबर नहीं काटते थे 2 बाय, क्योंकि बोर्ड का तब भी स्पेसिफाइड आ जाता था कि आपको 2 बाय अगर बच्चे ने नहीं लगाया तो अपने मार्क्स डिडक्ट नहीं करने हैं। ठीक है, अब ये सारा का सारा आप टोटल करके भी दिखा सकते हैं, अलग अलग ना भी दिखाए तो भी चलेगा, ये अगर नाम नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। बाय बैंक टोटल अमाउंट सीधा दिखा दो, यहाँ पर 20,425 प्लस 7,000 प्लस 42,000 इनर में इस तरीके से दिखा के सीधा आउटर में डाल दो, क्योंकि टाइम ही तो दिक्कत है, टाइम ही तो सेव करना है। इसी तरीके से ये दोनों के भी नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा का सीधा यहाँ पर अमाउंट दिखा दो, 48,000 प्लस 1,500, हमें पता हो आपने क्या क्या डाला है और सीधा डाल सकते हो। इसके बाद हमने प्रॉफिट निकाला और प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। आओ जी, अब हम कैपिटल अकाउंट पे जाते हैं। देखिए जी, कैपिटल बैलेंस आपको जो बैलेंस शीट में गिवन है ना, वो आपको पुट करना है, ये आ गया। इसके अलावा रिजर्व की एंट्री की थी, वो वैल्यू आ गई। इसके अलावा रियलाइजेशन से प्रॉफिट आया, वो आ गया। ठीक है, इसके बाद हमने क्रेडिट साइड का करना है टोटल, और भैया फर्म बंद हो रही है तो पे ऑफ होगा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये जो अमाउंट निकल आई, ये एंट्री जो बनेगी ये भी जनरल एंट्री करनी होती है, उसका स्पेस छोड़ के चलना आप। और फिर मेरी पीडीएफ हो गई बंद, कोई बात नहीं, खोल लेते हैं दोबारा। हाँ, और ये वाली जो एंट्री है आपको करनी है कहां पर, देखो मैं जो भी कह रही हूँ ना, जो मिस हो जाती है,
ये देखिए, ये 31 मार्च को जो एंट्री अभी नीचे हमारी अमाउंट निकल के आई कि दैट हैज बीन पेड टू द पार्टनर, क्योंकि फॉर्म डिसॉल्व हो रही है तो दैट पेमेंट हैज टू बी डन। ठीक है, ये एंट्री का स्पेस छोड़ के चलना, एंट्री भी पास कर देना, क्योंकि पे ऑफ ही हो रहा होगा, मोस्टली पे ऑफ होते हैं, कभी कभी ला रहे होते हैं, थोड़ा सा 2 एंट्री का स्पेस बना के चलना। हो सकता है एक पार्टनर को पे ऑफ और एक का नहीं आ रहा हो, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट स्पेस बना के रखना और इस एंट्री की वजह से नंबर मत कटवाना। आ जाओ। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर आपसे ये डिस्कशन कर लिया। अब इलस्ट्रेशन 2 दे रखा है, मैंने जो अभी आपसे ऊपर बातें डिस्कस करी हैं मेजरली सारी इसमें यही कवर हुई हैं। हाँ, किसी को कोई बच्चा एक करते हुए कोई प्रॉब्लम आती है आपको, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं जरूर कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं रिप्लाई भी करती हूँ। तो कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है, हो सकता है एनसीईआरटी करते हुए कोई ऐसा पॉइंट है जो यहाँ मेरे एक्सप्लेनेशन में कवर नहीं हुआ हो, वो मैं बता दूंगी, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन अब मैं नहीं कर रही हूँ, अब मैं सीधा जनरल एंट्री वाले भी यही हो रहा है। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, यही मुझे डिस्कस करना था। ये बहुत आता है, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि ये सारे पॉइंट्स में से 4 पॉइंट या 5 पॉइंट तो बोर्ड में रखे हैं। ये एक क्वेश्चन जो मैं एक्सप्लेन करूंगी, मैं अभी बता रही हूँ, ये ABCDEFG 4 से 5 पॉइंट्स पक्का बोर्ड में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। आ जाओ, ये भी बता दूंगा कौन सा वाला देगा बोर्ड, ये भी बता देती हूँ। चलिए जी, हमारा है रिकॉर्ड जनरल एंट्री द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म विभा शोभा एंड अनुभा इन द फॉलोइंग केसेस। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹6500। इतना खर्चा हुआ, ठीक है जी, कुछ नहीं बताया किसने बियर करना है, तो भैया फॉर्म ने बियर करना है, तो एंट्री क्या बनी, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 6500, पहली एंट्री। ये तो शायद कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। इसके बाद आइए, अब सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 7800 वर पेड बाय अनुभा। ये अनुभा ने पे कर दिया, लेकिन अनुभा की लायबिलिटी तो थी नहीं, ऐसा तो कुछ बोला नहीं, तो फॉर्म किसको देगी, अनुभा को देगी। अभी मैंने ये बात बताई भी थी, तो रियलाइजेशन टू अनुभा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये दो तो कोई बच्चा गलत नहीं करता। इसके बाद Vibha was appointed to look after the dissolution process for which she was given a remuneration of 12,000। विभा को अपॉइंट किया था डिसोल्यूशन प्रोसेस के लिए, उसको फर्म 12,000 रुपए दे रही है, कोई बात नहीं। रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का नाम है विभा जी, तो रियलाइजेशन फर्म उसे 12,000 रुपए देगी। ये भी हो गया, सिंपल केस था, इसमें भी कुछ नई चीज नहीं है, नई चीज आ रही है गलत वाली जो आती है, जो बच्चे गलत करते हैं, गलत वाले नहीं, बच्चे जो गलत करते हैं। शोभा वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क फॉर विच शी वाज अलाउड अ रेम्युनरेशन ऑफ 50,000। शी एग्रीड टू डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय हर अमाउंटिंग टू ₹11,800। ध्यान से सुनना भैया, फर्म उसे 15,000 दे रही है, एक्चुअल में एक्सपेंसेस जो हुए वो सिर्फ 11,800 है। भैया उसका बेनिफिट हो गया किसका, पार्टनर का, पार्टनर को ज्यादा पैसे मिल गए फर्म से। तो अब देखो इसकी एंट्री क्या करोगे भैया, एक्चुअल कितने भी हुए डजंट मैटर, रियलाइजेशन टू शोभास कैपिटल, उसका एग्रीमेंट हुआ था कि फर्म उसे 15 देगी, फर्म उसे 15 देगी। जब एक्चुअल एक्सपेंसिव हुए तो थोड़ा कम में काम बना लिया शोभा मैडम ने, तो कोई बात नहीं, ये शोभा मैडम का गेन है, कहीं रिफ्लेक्ट नहीं करना आपने। आइए, इसके बाद शोभा मैडम के बाद हम पॉइंट अनुभा जी की बात करते हैं। अनुभा जी का क्या हुआ, अनुभा वाज लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस, शी वाज अलाउड अ रेम्युनरेशन ऑफ 12,000, शी वाज एग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, एक्चुअल एक्सपेंसेस 9,500। ये भी सेम बात आ गई। ठीक है, एक मिनट क्या इसमें बात, एक मिनट दोबारा पढ़े। Anubha was to look after the resolution process for which she was allowed a remuneration of 12,000. She also agreed to bear dissolution expenses. Also agreed. Okay. Actual expenses 9,500 were paid by the firm. Okay. देखो जी, हमने कहा था अनुभा मैडम को कि भाई साहब आप देखेंगे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और आपको 12,000 रुपए फर्म देगी, और एक्चुअल एक्सपेंसेस 9,500 हुए और वो भी फर्म ने पे कर दी। फर्म ने रेम्युनरेशन की भी बात कर दी और फर्म ने एक्सपेंसेस पे कर दिया। आ जाओ, देखो जी कैसे दिया एनसीईआरटी में सॉल्यूशन, रियलाइजेशन टू अनुभा कैपिटल अकाउंट, फर्म उसे 12,000 देगी। अब भैया 9,500 की लायबिलिटी पार्टनर की थी, अनुभा मैडम की थी, फर्म ने पे कर दिए, तो फर्म चार्ज कर लेगी अनुभा से, दे के जा बेटा तू, उसके कैपिटल अकाउंट का डेबिट किया और उससे ले लिया 9,500, हमने पे कर दिए, तेरी लायबिलिटी तो तुझे 12,000 की बात हुई थी, 12,000 तुझे हम दे रहे हैं, 9,500 हम तेरे से चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि तुझे इतना भरना था, लेकिन फर्म ने पे कर दिया। लास्ट में मेरे भी एकदम से स्लिप हो गया था, मैंने फर्म ढंग से पढ़ा नहीं था। ठीक है, आइए
आगे देखते हैं। Anuba looked after dissolution work for 8500, agreed to bear dissolution expenses of 6 up to 6000। देखो जी, अनुबा लुक्ड आफ्टर डिसोल्यूशन वर्क फॉर रेमुनरेशन। अनुबा ने कहा भैया 8500 रुपीज मुझे चाहिए, लेकिन मैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस से 6000 तक मैं बियर करूंगी। ध्यान से सुनना, एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय हर, और उसने कितने पे कर दिए? 7600। आ जाओ नीचे, समझना, ये एंट्री दी जाती है ये वाली। देखो, फॉर्म उसको पहली बात तो 8500 रुपीज देगी क्योंकि ये रेमुनरेशन डिसाइडेड था, और लेकिन उसने कहा था मैं 8500 लूंगी, लेकिन 6000 तक के खर्चे की जिम्मेवारी मेरी है। उससे एक्स्ट्रा अगर कुछ होगा तो ऑब्वियसली फॉर्म की लायबिलिटी बनती है। अब 6000 तक की लायबिलिटी तो वो बियर करेगी, बाकी जो एक्स्ट्रा है वो कौन बियर करेगा? फॉर्म बियर करेगा, तो वो फॉर्म से लेगी, तो फॉर्म उसको रियलाइजेशन टू अनुबा कैपिटल अकाउंट ये 1600 रुपए भी एक्स्ट्रा देगी। ठीक है ना, ये देने वाली एंट्री है, बोर्ड देता है। अच्छा, Vibha was appointed to look after the dissolution work, for which she was allowed a remuneration of 14,000. She agreed to took over investment of the book value of 13,000 towards payment of her remuneration. Investment have already been transferred to realization account. सुनो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की लायबिलिटी जो है उसके बदले में फर्म ने उसको अपनी एक एसेट ही दे दी। एसेट ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी है, तो इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी क्योंकि एक्सपेंसेस का सेटलमेंट आपकी एसेट से हो गया। आइए, अब नयन आरुषि पर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली मैं देखूंगी, कोई नए पॉइंट होगा वो मैं डिस्कस करूंगी, बस सारा क्वेश्चन नहीं करूंगी। तो सारे क्वेश्चन के लिए तो मैं आपको प्लेलिस्ट पूरी की पूरी दे देती हूँ, उसमें पूरे क्वेश्चन जिसको नहीं आते हैं वो सॉल्व करके दिखा रही हूँ। देखो यहाँ बोलते हैं तो उस तरीके से नहीं समझ में आता है, बट ये उन लोगों के लिए जो रिवीजन कर रहे हैं उन्हें बनाना आता है, उनके लिए लंबी वीडियो बनाने का मेरा कोई लॉजिक नहीं। अभी 31 मिनट्स तो ये दिखा ही रहा है मुझे इस टाइम पे। आपको अगर लॉन्ग भी बिल्कुल नहीं आते तो आपको ऊपर आई बटन में भी 2-3 वीडियो मिलेंगी, प्लेलिस्ट में भी मिलेंगी, प्रॉपर एक्सप्लेन कर रही हूँ, मेरे साथ लेजर बनाओ, आ जाएगा। चले जी, यहाँ पर क्या क्या हो रहा है डिस्कस कर लेती हूँ। बैंक का तो अपना लेजर बनता ही बनता है, डेटर्स ट्रांसफर होंगे, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, यहाँ ना करंट अकाउंट आ गया बेटा, ये डिस्कस करूंगी मैं, ये नई चीज है आपके लिए, करना है डिस्कस। कैपिटल क्रेडिटर ट्रांसफर होगा, वर्कमैन कंपनी पार्टनर्स को दिया जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट इज लायबिलिटी। आइए, जो मेन चीजें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। अब बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी की तरह आपने ट्रांसफर किया, एसेट्स आपने ट्रांसफर करी, उसके बाद आपका क्या हो रहा है, लायबिलिटी का आप पेमेंट कर रहे हैं जिसमें क्रेडिटर्स, बिल्स पेपर, आउटस्टैंडिंग, डीपेड। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी लायबिलिटी की, चाहे वो क्रेडिटर्स हो, चाहे वो बैंक ओवरड्राफ्ट हो, चाहे कोई आउटस्टैंडिंग हो, क्वेश्चन बोले ना बोले आपको पेमेंट करनी है, क्योंकि आपकी फॉर्म तब तक डिसॉल्व नहीं हो सकती जब तक आप ये अपनी आउटसाइड लायबिलिटी को खत्म नहीं करते। समटाइम्स इट इज मेंशन कि क्रेडिटर्स का फुल पेमेंट कर दो या पार्शियल पेमेंट कर दो या कुछ डिस्काउंट पर कर दो, नहीं भी बोलते तो भी आपको पे ऑफ करना है, ध्यान रखिएगा। सेम थिंग विद बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक की लायबिलिटी आपको डिस्चार्ज करनी, कोई और थर्ड पार्टी लायबिलिटी दैट इज आल्सो टू बी चार्ज थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, इस क्वेश्चन में वही सब आ भी रहा है। ठीक है, नीचे क्या बोल रहे हैं कि भैया हमारा स्टॉक के बारे में बता दिया है इन्होंने, ये क्वेश्चन कर लेना। स्टॉक गेन पे बेचा है 15%, फर्नीचर एंड मशीनरी राइज इतने पे हुई हैं। ठीक है जी, देयर वाज अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट और सोल्ड, हमने सेल करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, डेटर से आपको 90% ही वैल्यू मिली है, 1200 रुपए हमारे बेड डेट्स हो गए हैं जो लास्ट ईयर रिटर्न ऑफ हुए थे। चलो जी, बेड डेट्स वाला पॉइंट सिखा देती हूँ, बच्चे ये गलत कर देते हैं। डेटर्स पहली बात ध्यान रखना कि आपका फुल आपका आएगा यहाँ पर। इसके बाद आप देखो पहले कोई प्रोविजन बना हुआ है, बिल्कुल नहीं बना हुआ है। आपके डेटर्स कितने के थे? 25,000 रुपए के थे। यहाँ समझ लेना डेटर्स, ये एडमिशन की तरह डेटर का ट्रीटमेंट नहीं होना है। ये आपके 25,000 रुपए थे और क्वेश्चन बता रहा है कि 1200 रुपए के हमारे डेटर्स मिलना नहीं वाला। 25,000 में से 1200 किए लेस आए आपके 23,800। पहले तो इस पॉइंट को समझो, और इसकी सिर्फ 90% वैल्यू आपको रियलाइज्ड होगी। 21,420। देखो जी क्या करना है इसका, देखो जी यहाँ पर एसेट्स बिकी हैं, टोटल वैल्यू गिवन है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, नहीं ये क्या कह रहे, रिकवर्ड बोला है, एक मिनट, ओहो 1200 वर रिकवर्ड फॉर बेड डेट्स लास्ट ईयर। अच्छा रिकवरी हो गई है, सॉरी बेड डेट्स नहीं है, रिकवरी हो गई है आपकी 1200 रुपए की। ठीक है कोई बात नहीं, रिकवरी भी दिखा देते हैं, हमें पैसा मिल गया, रियलाइज हुआ है।
और आपके 1200 रुपए के एक आपके बेड डेट से जो आपके लास्ट ईयर हुए थे अब वो रिकवरी हो गई है। ठीक है, तो आपको पैसा मिल कहां कहां से रहा है, आ जाओ। अच्छा, इन्होंने निकाल के नहीं दिखाया, चलो मैं आपको इसमें निकाल के दिखा देती हूँ कि हमारे आ रहे हैं 1,57,825 ये वैल्यू कैसे निकली है, ये सिखा देती हूँ आपको। 1,57,825 हमें रिकवरी जो हो रही है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। ठीक है, देखिए जी, नारायण टूक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट 10% लेस ऑन इट्स बुक वैल्यू एंड द रिमेनिंग स्टॉक हैज बीन सोल्ड आउट एट गेन ऑफ 15%। पहले बात करते हैं स्टॉक की, ये निकल नहीं पाता है बच्चों से। स्टॉक दिया हुआ है 35,000 का, देखिए 35,000 का आपका स्टॉक है, इसका पहले हाफ करो। ठीक है, 35,000 के हमने स्टॉक का हाफ किया, यानी ये हमारा कैश में रियलाइज हो रहा है, लेकिन हमें जो पैसा मिल रहा है वो 17,500 मिल रहा है, लेकिन इस पर हमें 15% बेटा गेन भी हो रहा है। तो इसका 15% गेन हुआ 2625 प्लस 17,500 मैं बोल रही हूँ, आप लिख लेना। तो स्टॉक से जो आपको पैसा मिल रहा है बेटा, लिख देते हैं यहाँ पे, जहां मुझे स्पेस मिलेगा बेटा मैं वहीं लिखूंगी 2125। ठीक है, ये पैसा तो हमें मिल रहा है स्टॉक से। और नारायण टूक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट 10%, इसकी अलग एंट्री होगी। अच्छा, फर्नीचर एंड मशीनरी से आपके 30,000 और 50,000 आ रहे हैं, ये हुए 30,000, ये हुए आपके 50,000। इसके बाद कह रहे हैं एक रिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी, उसको हमने 34,000 में बेच दिया, एक और 34,000 की भी ट्रांजेक्शन है। ठीक है जी, उसके बाद डेटर से 90% आ रहे हैं और 1200 रुपए की एक और रिकवरी है, 1200 रुपए की ये रिकवरी दिखाई। अच्छा, अब डेटर देखते हैं कितने के थे। डेटर थे हमारे 25,000 रुपए के, 25,000 का 90% ही मिल रहा है हमको 22,500। 22,500 तो सम कर लेते हैं। चेक कर रही हूं, आपकी वैल्यू आ जानी चाहिए 157,825, ये वाली वैल्यू आ गई, करके देख लेना, आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपका देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर व्हिच हैड टू बी पेड फॉर 2,000, बिल्कुल लायबिलिटी को डिस्चार्ज करेंगे, हम लायबिलिटी को डिस्चार्ज करते हैं। वो लायबिलिटी आपकी यहां पर डिस्चार्ज होगी, यहाँ एंट्री की हुई है ना लायबिलिटी की। ठीक है, यहां हो गया, ये डन हो गया आपका। अब आपने क्या करना है, यहां पर ना करंट अकाउंट गिवन है, ये गलती होती है इसमें ना, आपकी आधी इन्वेस्टमेंट 10% लेस पे यहां नारायण ने ले लिया, तो नारायण का करंट अकाउंट यहां करेंगे डेबिट। ये एंट्री बच्चे गलत करते हैं, ध्यान से सुनना, आपके 17,500 के थे और 10% लेस पे लिया उसने, तो ये 10% लेस करने के बाद फिर वैल्यू दिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, रिलेशन का लेजर बनाना है, और लेजर बना के उसमें आपको गेन आ रहा होगा तो उनके करंट अकाउंट में डालना है, क्योंकि वहां करंट अकाउंट रिफ्लेक्ट कर रहा है तो कैपिटल में नहीं दिखाएंगे, जल्दी जल्दी में गलती ही हो जाती है। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी यहाँ पर गिवन है, लायबिलिटी उसमें कोई होगी नहीं, तो सीधा का सीधा पार्टनर्स को आप ट्रांसफर कर दीजिए। अब डिसोल्यूशन के टाइम पे ध्यान रखना आपने करना क्या है, यहां लेजर के साथ समझाऊंगी, ये वाली दो एंट्री, ये दो एंट्री मुझे लेजर के साथ सिखानी है। अब देखिए, आपको यहां पर इन्होंने करंट अकाउंट मेंटेन किया हुआ है, क्या करना है, पहला काम आपका क्या है, आप पहले रियलाइजेशन का लेजर बनाएंगे अगर मांगा है, उसके बाद आप करंट अकाउंट बनाएंगे। बच्चों से करंट अकाउंट में दिक्कत आती है, ध्यान से सुनो, क्या करना है, ये बैलेंस था, आरुषि का क्रेडिट बैलेंस था, नारायण का डेबिट बैलेंस था। वर्कमैन कंपनसेशन, क्योंकि जब भी आप करंट अकाउंट बनाते हैं तो सारी चीजें वहीं ट्रांसफर होती हैं, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहां ट्रांसफर किया, रियलाइजेशन प्रॉफिट यहां ट्रांसफर किया, और आपका ये एक और लायबिलिटी थी 15,750 की, ये भी कर दी। अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो हमारा करंट अकाउंट है, वी हैव टू क्लोज इट। जब हम इसको क्लोज करेंगे ना, तो इसका जितना भी बैलेंस आएगा वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ये एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में नहीं करते हम, यहां करना है आपको। ठीक है, तो आपको देखना है, अब जैसे नारायण का अगर हम करते हैं ना, तो नारायण की डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो ये हमारा बैलेंस निकल के आ रहा है बैलेंसिंग फिगर में।
ठीक है, इसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट में। इसी तरीके से आरुषि का भी जब आप टोटल करते हैं तो आरुषि का जो बैलेंस निकल के आ रहा है वो डेबिट साइड पे आ रहा है, ये भी आपका बैलेंस करके निकल के आया और आपने उसके कैपिटल अकाउंट में किया ट्रांसफर। अब देखिए ट्रांसफर किया है तो ये जो ट्रांसफर की एंट्री, ये देखिए ये जो मैं अभी बता रही थी आपको, ये वही एंट्री है कि आरुषि करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हुआ और यहाँ ऑपोजिट एंट्री गई क्योंकि साइड पे डिपेंडेंट है, किस साइड का बैलेंस किस साइड जा रहा है उसी हिसाब से डेबिट क्रेडिट कीजिए। तो 11 से सीखते आ रहे हैं आप। अच्छा, अब लास्ट एंट्री भी अभी बतानी है मुझे। इसके बाद अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये वाला पूरा बना के देखना चाहिए अपने आप आपको। इसके बाद इन्होंने कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया तो देखिए जी बैलेंस आपको कैपिटल के बैलेंस शीट में गिवन थे, वहां से उठाए। ये जो बैलेंसेस आए ये करंट से आए, करंट से करने के बाद जितना भी बैलेंस निकल के आया यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर में, क्योंकि फॉर्म डिसॉल्व हो रही है, ये पेमेंट हो रही है, पेमेंट हो गई। अब ध्यान से देखिए बैंक अकाउंट बना रहे, बैंक अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड होता है, ध्यान रखिएगा क्योंकि बैंक इज एन एसेट। ठीक, ये पैसा आया रियलाइजेशन में, हमने निकाल के भी दिखाया था। जो जो क्रॉस में आपके पास ऊपर आ रहे हैं, ये 27,000 रुपए की पेमेंट हुई थी, ये रिसीट। बैंक अकाउंट में ध्यान रखना ये साइड आपकी रिसीट होती है, ये साइड आपकी पेमेंट होती है। ठीक है, ये आपका लास्ट का जो बैलेंस है ये वाला बैलेंस निकल के यहाँ पर आपने ये पे ऑफ किया दोनों का। दोनों साइड का अगर आपका लेजर सेम आ गया तो भाई साहब आपने काम सही कर दिया। ये क्वेश्चन प्लीज बना लो, बहुत सारा काम आएगा, बहुत सारे लॉन्ग में ये वाला काम बन जाएगा, करके देखना। इस तरीके का वैसे शायद एक करंट का मैंने प्रॉपर करके भी दिखाया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद मैं बोलूंगी ये कुछ और लॉन्ग आ रहे हैं आपको करने चाहिए, इतना मैं बोलूंगी क्योंकि मुझे तो एक्सपेंसेस डिस्कस करने थे, थोड़ा फॉर्मेट बताना था। अब यहाँ पर एक बार देख लेती हूँ कोई पॉइंट हो ऐसा। देखो एक चीज डिस्कस करूंगी यहाँ पर ना, अश्विन और भारत दो बंदे हैं और ध्यान रखना उनकी वाइफ के लोन यहाँ दिए हुए, थर्ड पार्टी लोन है ये। ठीक है, थर्ड पार्टी लोन हमारे ट्रांसफर होते हैं रियलाइजेशन में, पार्टनर लोन ट्रांसफर नहीं होते रियलाइजेशन में, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी करना, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं आपको एनसीईआरटी का लिंक तो दे ही रही हूँ, एनसीईआरटी से करने का अब टाइम आ गया है। मतलब स्पाउस का लोन पार्टनर का लोन नहीं है। देख लेती हूँ कोई सा मुझे अगर पॉइंट दिखता है जो मुझे डिस्कस करना चाहिए। और यहाँ ना डेटर वाले बच्चे पॉइंट कंफ्यूज होते हैं, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ जैसे डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान रखना। हाँ ये होता है कि डेटर जो वैल्यू है वो दिखा दी, उसकी जो प्रोविजन है वो अपना एज ए लाइब्रेरी ट्रांसफर करे, जो पैसा रिसीव हो रहा है बस वही दिखाना है, कुछ प्रोविजन से सेटलमेंट नहीं करना है जैसा सेटलमेंट हम पीछे करते आ रहे हैं। बस अब मैं बोलूंगी, मैंने बेसिक्स तो बता दिए जो मुझे रिवीजन कराना था, और आगे आपको कुछ क्वेश्चंस ही दिए हुए हैं जिसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। और अगर हाँ आपको डाउट आते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं एंटरटेन करूंगी। और उसके साथ की अगर कोई वीडियो बनी हुई होगी तो बिल्कुल मैं आपको लिंक दूंगी। एक बार गो थ्रू हो रही है, शायद 12-13 क्वेश्चन ही हैं। हाँ बस यही हैं, 11 ही क्वेश्चन हैं। अरे यार 11 क्वेश्चन करके ना आपका पूरा तैयारी हो जाएगी। 11 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, 11 इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज के भी हैं। इन 11 से पूरा डिसोल्यूशन रिवाइज होता है। एक होता है कि हम बहुत लंबे तरीके से करते हैं, एक होता है कि हमें करना ही 2 घंटे में है। 45 मिनट्स की वीडियो दिख रही है मुझे। अब आपका पूरा डिसोल्यूशन मैंने एक बार को रिकैप करा दिया, करके देखो, प्रॉब्लम आए तो पूछो, प्लेलिस्ट से करो, पक्का आपका पेपर सेट हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।